आज अपन शुरू करेंगे एजिंग या सीनेसेंस का पार्ट सेकंड। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था एजिंग का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर समय के साथ साथ व्यक्ति के प्रत्येक सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं उससे रिलेटेड डिजीज देखी थी। तो वो प्रभाव और डिजीज आपको याद रखनी है। आज इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि एजिंग के साथ साथ व्यक्ति के साइटोलॉजिकल क्या क्या चेंज आते हैं, कोशिकाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और एजिंग से रिलेटेड थ्योरीज कौन कौन सी है कि एजिंग होती क्यों है, तो ये इस लेक्चर में कवर करेंगे। जब भी एजिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो बड़ा आ सकता है कि राइट एन अकाउंट ऑन एजिंग, तो एजिंग के ऊपर आता है तो आपको हर सिस्टम के ऊपर जो चेंज आते हैं उनसे रिलेटेड डिजीज लिखनी है, साइटोलॉजिकल चेंजेस लिखने हैं और थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो एजिंग से रिलेटेड आज देखेंगे सबसे पहले साइटोलॉजिकल चेंजेज या सेलुलर चेंजेज। जो सेलुलर चेंजेज होते हैं इनको भी साथियों अपने को पॉइंट वाइज लिखना है। तो सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ एग्जॉस्शन पिगमेंट। एजिंग का एक महत्वपूर्ण कारण कोशिकीय स्तर पर एक पिगमेंट है जो बाई प्रोडक्ट है लिपिड्स का, उसका नाम लिखना आपको लाइपोफिस्चिन। ये लाइपोफिस्चिन जो पिगमेंट होता है इसको अंडरलाइन करो, एजिंग पिगमेंट कहते हैं। एजिंग पिगमेंट कहते हैं। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच पिगमेंट इज नॉन एज एजिंग पिगमेंट या नेम द एजिंग पिगमेंट, तो लाइपोफिस्चिन इंग्लिश में याद करना इसको। लाइपोफिस्चिन जो होता है ये एजिंग पिगमेंट समय के साथ साथ कोशिकाओं में इसका अक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है, उस वजह से एजिंग आती है, कोशिकाओं में कार्य क्षमता प्रभावित होती है। बनता क्यों है? इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ अनसेचुरेटेड लिपिड ऑक्सीडेशन। जो फैट या लिपिड ऑक्सीडेशन होता है उसका बाई प्रोडक्ट है ये। इसकी मात्रा कोशिकाओं में धीरे धीरे बढ़ती जाती है और कोशिकाओं की एफिशिएंसी कम होती जाती है, स्पेशली नर्व्स के अंदर, नर्व सेल्स और लिवर सेल्स में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। दूसरा है डिक्लाइन इन सेल वॉल्यूम। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है सेल वॉल्यूम जो होता है वो कम होता जाता है, सेल की जो साइज होती है वो छोटी होती जाती है। तीसरा है न्यूक्लियर पिक्नोसिस। न्यूक्लियर पिक्नोसिस जो होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है न्यूक्लियस जो होता है श्रिंक होता जाता है और डार्क स्टेन होता जाएगा। जो ओल्ड एज होगा उनका न्यूक्लियस डार्क स्टेन होगा और ऐसे न्यूक्लियस को अपन पिक्नोटिक न्यूक्लियस कहते हैं और इस डीजेनरेटिव प्रोसेस को पिक्नोसिस कहते हैं, न्यूक्लियर पिक्नोसिस। और ये होता क्यों है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो ज़्यादा कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा तो वो ज़्यादा डीपली स्टेन होगा, है ना, डीपली स्टेन होगा, इस वजह से वो पिक्नोसिस कहलाता है। हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जो आती है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेल्स। क्या क्या परिवर्तन आते हैं इसमें हाइपरट्रॉफी में? कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, ब्लड ग्लोबुलिन जो होती है वो कम होती जाती है, एल्कलाइन और एसिड फॉस्फेटाइज जो एंजाइम होता है उनकी मात्रा कम होती जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो कम होता जाता है। उसके अलावा अक्यूमुलेशन ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन और जीन म्यूटेशन। जैसे जैसे ग्रोइंग एजिंग होती जाती है डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो कम होता जाता है और उसमें कुछ एब्रेशन आते हैं जिन्हें म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन जो होता है जीन म्यूटेशन हो सकता है या क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है। आरएनए जो बनने की, जो डीएनए से आरएनए बनेगा वो डिफेक्टिव डीएनए बनेगा और डिफेक्टिव बनेगा तो प्रोटीन्स भी डिफेक्टिव होगी। तो ये सारी चीज़ें एजिंग से रिलेटेड बतानी है आपको कि प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा या उसमें म्यूटेशन होना शुरू हो जाएंगे। सेल्स जो होता है उसकी सेमी परमेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है सेल मेम्ब्रेन पर, इसलिए उसकी परमिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाएगी, इसलिए इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट इजीली नहीं हो पाएगा। मेटाबॉलिज्म जो है वो कम होती जाएगी, कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो जाएगी। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, ये आपको अंडरलाइन लिखने हैं कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीजेज, the number of RER decreases and the efficiency of RER rough endoplasmic reticulum decreases, the inactivity of aldolase एंजाइम जो होता है लिवर सेल में वो उसकी इनएक्टिविटी बढ़ती जाती है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण चेंज सेल डिवीजन जो होता है माइटोसिस वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है।
इन शॉर्ट में अपन देखेंगे एजिंग क्यों होती है। तो जो निर्माण जो होता है कोशिकाओं का, उसकी बजाय कोशिकाओं की डेथ जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तभी डिक्रीज होना शुरू होगा, है ना। जो बच्चा बचपन होता है, बच्चा छोटा होता है, तो उस समय सेल डिवीजन फास्ट होता है और सेल डेथ कम होती है, नहीं होती है, इसीलिए वो ग्रो करता जाता है। जैसे ही एडल्टहुड आता है तब तक वो पीक पर रहता है, उसके बाद धीरे धीरे सेल डिवीजन तो कम होता जाएगा और सेल जो होती है डेथ होना ज़्यादा शुरू हो जाएगी, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से बुढ़ापा आता जाएगा, न्यूक्लियस की साइज़ कम हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स होती है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा एजिंग पिगमेंट आपको बता ही दिया था, लाइपोपिस्टिन की मात्रा अकुमुलेशन बढ़ जाती है। तो ये सारे चेंजेज सेल्स के अंदर होने वाले परिवर्तन हैं। स्पेशली आपको लाइपोपिस्टिन, सेल की साइज, न्यूक्लियस की साइज, पिग्नोसिस, सेल ऑर्गेनेल्स की संख्या, उनकी एफिशिएंसी, सेलुलर एंजाइम्स जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी, उनकी मात्रा कम होती जाती है। ये सारा आपको सेलुलर चेंजेज में बताना है। अब शुरू करते हैं थ्योरीज ऑफ एजिंग। एजिंग होती क्यों है? एजिंग एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसके अंदर व्यक्ति समय के साथ साथ बूढ़ा होता जाता है। तो इससे रिलेटेड थ्योरीज जो होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पहली थ्योरी कहलाती है प्रोग्राम्ड थ्योरीज। जो प्रोग्राम थ्योरी होती है इसके अनुसार वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कोई भी जीव जो होता है उसका एक प्रोग्राम प्रकृति ने उसको, ईश्वर ने उसको प्रोग्राम करके भेजा है कि ये चाबी भर के भेजा है कि ये इतने समय तक चलेगा। यानी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो समय के साथ साथ एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर उसमें विकास होगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें डिटोरेशन होते होते डेथ हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम्ड है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार डैमेज और एरर कहलाती है। जो एजिंग होती है वो डिटोरेशन के कारण होती है, सर्टन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो व्यक्ति के जो सेल्स और जो सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर डैमेज होना या एरर होना शुरू हो जाती है, इस वजह से एजिंग होती है। तो दोनों बातें सही है। एनवायरमेंटल कम जेनेटिक्स थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार व्यक्ति के अंदर बुढ़ापा जो आता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आ सकता है। मान लो आप ज़्यादा पोल्यूटेंट सिटीज, मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो एजिंग थोड़ी सी फास्ट आ सकती है। जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो एजिंग फास्ट होगी, जबकि गांव में व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं क्योंकि नेचुरल एयर होगी तो वहाँ ज़्यादा रहेगी। तो एनवायरमेंटल फैक्टर, उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी मायना रखता है कि उसमें म्यूटेशन कितना हो रहा है, तो उस हिसाब से एजिंग प्रभावित होती है। इस थ्योरी को सपोर्ट ऐसे कर सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन, अपन जिन कुछ पालतू जानवरों को अपने घर में पालते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, नहलाते हैं उनको, है ना, उनकी जो भी बीमारी होती है तो टाइमली उनका इलाज करवाते हैं, तो उनकी एज बढ़ जाती है, उनका लाइफ स्पान जो होता है ज़्यादा होता है बनस्पत नेचुरल कंडीशन में जो एनिमल्स होते हैं उनके बजाय। तो इससे ये पता चलता है कि एनवायरमेंट और जेनेटिक्स एजिंग के लिए जिम्मेदार है। न्यूरो हार्मोनल और एंडोक्राइन थ्योरी, ये थ्योरी भी जो है इसके अनुसार जो व्यक्ति का जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनकी फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होती जाती है। इस वजह से व्यक्ति में एजिंग आती है। फिंच ने बताया था कि पूरा जो मास्टर प्लान होता है न्यूरो और एंडोक्राइन सिस्टम का, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इम्यूनिटी थ्योरी जो होती है, इस थ्योरी के अनुसार एजिंग इसीलिए आती है कि एजिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, एक थाइमस ग्लैंड जो होती है अपने चेस्ट में, वो थाइमस ग्लैंड डिसअपियर हो जाती है। जो थाइमस ग्लैंड होगी वो डिसअपियरेंस होने से क्या होगा, जो टी लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और जो बनना होता है वो यहीं पर होता है, तो ये टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कम हो जाएगा। इस वजह से व्यक्ति में बीमारियां शुरू हो जाती है और बीमारियां होने से व्यक्ति में बुढ़ापा आ जाता है। तो इम्यूनिटी थ्योरी के अंदर थाइमस ग्लैंड जो होती है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है, ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है। ये दो प्रकार से करती है, एक तो अपने बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है कि जिससे बीमारियां हो जाएगी, दूसरा
ये जो होती है एबनॉर्मल सेल्स या हार्मफुल सेल्स के निर्माण को बढ़ा देती है, जिससे टिश्यू डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति की धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। वियर एंड टीयर और स्ट्रेस थ्योरी। वियर और टीयर का मतलब होता है, इस थ्योरी के अनुसार व्यक्ति के अंदर कुछ भी कारण से जो डिस्ट्रक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, इंटरनल स्ट्रेस हो चाहे एक्सटर्नल स्ट्रेस हो, उस वजह से उसके अंदर जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रक्शन प्रारंभ ज़्यादा होना शुरू हो जाता है बनिस्बत, और रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इस वजह से व्यक्ति में बुढ़ापा आता है। अपन ने देखा कि ज़्यादा तनाव करने से बुढ़ापा जल्दी आता है, स्ट्रेस होने से ज़्यादा बुढ़ापा आएगा, क्योंकि जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा और रीजनरेशन कैपेसिटी जो होती है उनकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस प्रकार ये सारी थ्योरीज आप लिखनी है। फ्री रेडिकल्स थ्योरी जो है, जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर बुढ़ापा आता है, शरीर में कोशिकाओं में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है। फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाएगी, जो हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। उस कारण से नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरी जो घटनाएं होती है वो अफेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट यूज कैप्सूल दिए जाते हैं एजिंग रोकने के लिए। फ्री रेडिकल्स कम से कम बनने चाहिए शरीर में, तो एजिंग धीरे होगी। तो इस प्रकार साथियों आपको ये सारी थ्योरीज के पॉइंट लिखने हैं और उनके बारे में समझाना है। धन्यवाद।